हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 8 का लेसन साइंस का लेसन 4 जो है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज़ मटेरियल्स। मटेरियल्स क्या होते हैं। तो हमारे चारों तरफ के सराउंडिंग्स में हम जो भी सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे स्टोन हो गया, सैंड हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, ये सभी मटेरियल्स कहलाते हैं, है ना। एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे हैं कि आयरन, कोल, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर, यहाँ पर ये कुछ मटेरियल्स के नाम दिए गए हैं और उसमें ये पूछा गया है कि अपीयरेंस कैसा होता है। मतलब अगर आप किसी मेटल को देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, उसकी अपीयरेंस कैसी होगी। क्या वो शाइनी होगा या डल होगा। शाइनी यानी चमकदार या डल यानी धुंधला। और उसकी हार्डनेस कैसी होगी, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा कि कम हार्ड होगा कि बिल्कुल हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट होगा। तो ये कहलाती है उसकी हार्डनेस। तो यदि हम आयरन में जाएं तो हम देखते हैं कि आयरन की जो शाइनिंग है वो अलग आपको शाइन करता है, ठीक है। वहीं उसकी हार्डनेस कैसी होती है, काफ़ी ज़्यादा वेरी हार्ड होता है। इसी प्रकार से यदि हम कोल में जाएं तो वो डल होता है, उसकी हार्डनेस कम होती है ना, बहुत कम हार्डनेस होती है। सल्फ़र में जाएं तो इसकी भी शाइन नहीं होती है, ये डल होगा और उसकी जो हार्डनेस है वो बहुत हार्ड नहीं होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, नॉट वेरी हार्ड होता है। सिमिलरली अगर हम एल्यूमिनियम में जाएं तो उसमें शाइनिंग होती है लेकिन और हार्ड भी होता है। कॉपर में जाएं तो वो भी शाइन होता है और हार्ड भी होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारे चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हैं, उन मटेरियल्स में कुछ मटेरियल हार्ड होते हैं और कुछ मटेरियल जो है वो सॉफ्ट होते हैं। वहीं कुछ मटेरियल बहुत शाइनी होते हैं और कुछ मटेरियल जो है डल होते हैं। तो इस तरह से हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासीफाई करते हैं। Now we will start that chapter what is metals and what is non metals। मतलब metals क्या होते हैं और non metals क्या होते हैंगे। You are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, etc. Some materials have been given in this table. You can name them materials and then rest of the material in the table is नॉन मेटल। 4.1 में जो है वो कुछ मेटल्स हैं और इनमें से कुछ मेटल्स नहीं हैं। तो अब हम देखते हैं कि किन मटेरियल्स को हम मेटल कहेंगे और किन मटेरियल्स को हम नॉन मेटल कहेंगे। तो जो मटेरियल्स हम उनको किसको मेटल और किसको नॉन मेटल कहेंगे, ऐसा जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा उसकी जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, उसकी अपीयरेंस कैसी है, उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। यदि हम उसको समझ लेते हैं तो हम बहुत आसानी से ये क्लैरिफाई कर पाएंगे कि ये मटेरियल हमारा मेटल है या नॉन मेटल्स है। हैव You ever seen a blacksmith beating an iron pieces or an articles made up of iron like a spade, a shovel, an axe, etc. Do you find a change in the shape of these articles on beating? तो आपने देखा होगा कि जब कोई ब्लैक स्मिथ यानी लोहार लोहे को मारता है, हथौड़ी अपने जो उसका हथौड़ा होता है उससे मारता है, तो क्या होता है, शेप चेंज करते हैं हम,
है ना। तो क्या वो शेप चेंज होता है हथौड़े से मारने पर, क्या उसका शेप चेंज होता है? A similar change if we try to beat a wood log. और यदि हम वही चीज़ लकड़ी के टुकड़े के ऊपर अप्लाएं तो क्या वो वैसा शेप में आ पाता है? तो सीधी सी बात है कि वो नहीं आ पाता है। इसमें यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई हैगी कि अगर आप अपने पास टेक ए स्मॉल आयरन नेल, a coal piece, a piece of thick aluminum wire and a pencil lead. Beat the iron nail with a hammer. सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि एक आयरन नेल कील लेना है, एक कोयले का टुकड़ा लेना है, एक एल्यूमिनियम की तार लेनी है और एक पेंसिल का लेड लेना है। और उसके बाद आपको आयरन नेल को हैमर से मारना है। फिर उसके बाद में एल्यूमिनियम की वायर को भी यही काम करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे? कोल के साथ में भी यही काम करेंगे और पेंसिल लेड के साथ में भी यही काम करेंगे। तो आप क्या देखते हैं? आपको कुछ अंदाज़ है कि क्या हो सकता है ऐसा करने से? हाँ, आयरन नेल को यदि आप हैमर से बीट करेंगे तो वो जो नेल है वो चपटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चपट जाएगी, दब के और फैल जाएगी। वहीं यदि आप कोल को हैमर से मारेंगे तो क्या होगा? कोल के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। एल्यूमिनियम वायर को यदि आप हैमर से मारेंगे तो क्या होगा? वह एल्यूमिनियम वायर भी चपट जाएगी और लंबी भी हो जाएगी। और पेंसिल लेड को यदि आप मारेंगे तो क्या होगा? वो टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगी। तो इससे हम क्या देखते हैं? हम क्या इस एक्टिविटी से हमने क्या पाया? इस एक्टिविटी से हमने ये पाया कि यू शॉ that the shape of the iron nail and the aluminum wire changed on beating. If they were beaten harder, these could be changed into a sheet. You might be familiar with silver foil used for decorating sweets. You must also be familiar with the aluminum foil used for wrapping food. ठीक है ना। आपने देखा है कि आप सिल्वर फॉइल होती है जो हम स्वीट्स के ऊपर डेकोरेट करने के लिए लगाते हैं। वहीं एल्यूमिनियम फॉइल भी होती है जिसका उपयोग हम खाने को पैकिंग के लिए करते हैं। तो ये सब कैसे बनती हैं? ये सब कैसे बनती हैं? एल्यूमिनियम को जब हम बहुत ज़्यादा हैमर से बीट करते हैं तो वो क्या होती है? एल्यूमिनियम फॉइल में बदल जाती है, शीट के रूप में आ जाती है, पतली से पतली शीट के रूप में आ जाती है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट इज कॉल्ड मैलाबिलिटी। मतलब मैलाबिलिटी क्या होती है कि जब हम किसी मेटल को हम बार बार ठोकते हैं, बहुत ज़्यादा मारते जाते हैं तो वो मेटल क्या होती है? शीट में बदल जाती है। इस क्वालिटी को हम क्या कहते हैं? मैलेबिलिटी। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। और मैलेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वो सभी मेटल्स में होती है। इसका मतलब ये है कि यदि हम को पहचानना है कि कोई चीज़ मेटल है कि नहीं है तो हम उसको थोड़ा सा पीट करके उसको ये चेक कर सकते हैं कि उसमें मैलेबिलिटी है कि नहीं है। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। हमने देखा कि कोल और पेंसिल की लीड जो है वो ये गुण को शो नहीं करती है। कैन वी कॉल दीज मेटल्स? तो क्या हम इनको मेटल कह सकते हैं? नो, वी कैन नॉट कॉल देम मेटल्स। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पैन विच इज
without a plastic or a wooden handle and not get hurt। क्या आप एक बात बताइए कि जब आप किसी पेन को लें जिसमें कि कोई प्लास्टिक या लकड़ी का हैंडल ना लगा हो और आप अगर उसको गर्म करेंगे तो क्या होता है, क्या आप जलेंगे कि नहीं जलेंगे? आपका जवाब होगा कि हम जल जाएंगे या हमें गरम लगेगा। Perhaps not. Why? Try to list some other experiences in which a wooden or plastic handle protect you from being hurt while handling hot things। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप गर्म चीज़ों को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, आप प्लास्टिक की या फिर लकड़ी के हैंडल लगाई हुई चीज़ें यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको वो हैंडल जो है गरम नहीं लगता है और ऐसी स्थिति में आपको क्या होता है, आप गरम लगने से बच जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंस what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? conduction of heat का क्या मतलब होता है? हीट का किसी चीज़ में चलना, फ्लो करना। तो जो हमारी मेटल्स होती हैं उन मेटल्स में हमारी जो हीट है वो फ्लो करती है, चलती है, धीरे 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 करके आगे बढ़ती जाती है और उससे क्या होता है कि वो जो मेटल होती है वो गर्म होने लगती है। वहीं जिन मटेरियल्स में हीट फ्लो नहीं होती है उन मटेरियल्स को हम क्या कह सकते हैं? नॉन मेटल कह सकते हैं। आपके लिए आप कभी एक काम करिएगा, आप घर में एक लोहे की लंबी पतली सी सीख लीजिएगा या सलाई लीजिएगा और उसमें मोम की सहायता से, मोमबत्ती की जो मोम आती है उसकी सहायता से उसको 3 जगह पर उसमें मोम चिपका दीजिएगा। कैसे चिपकाना है आपको कि मान लीजिए ये आपकी सलाई है तो एक आपको मोम यहाँ पर चिपकानी है, एक मोम यहाँ चिपकानी है और एक मोम यहाँ चिपकानी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस सिरे को आप मोमबत्ती के सामने ले जा करके गरम करेंगे। तब जैसे ही आप गरम करेंगे तो आप क्या देखेंगे, आपके हाथ को वो गरम लगने लगेगी रॉड? नहीं लगेगी। पहले क्या होगा, जैसे ही थोड़ी देर के बाद पहले नंबर वाली जो मोम की जगह है वो मोम वहाँ से पिघलना चालू हो जाएगी और धीरे धीरे करके थोड़ी देर के बाद दूसरे नंबर की मोम पिघलेगी, उसके बाद तीसरे नंबर की मोम पिघलेगी, उसके बाद आपके हाथ को गरम लगेगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हीट ने क्या किया, हीट ने चलना चालू किया। चलते चलते वो पहले मोम के पास आई, फिर दूसरी मोम के पास आई, फिर तीसरी मोम के पास आई, मोमबत्ती की जो वैक्स है वैक्स के पास आई और उसके बाद आपके हाथों को उसने हीट देना चालू की। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि मेटल्स कैन कंडक्ट द हीट। दैट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। नाउ यू मस्ट सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूजिंग ए स्क्रू ड्राइवर। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव? आपने इलेक्ट्रीशियन को देखा होगा, उसके पास एक स्क्रू ड्राइवर होता है, उसका हैंडल कैसा होता है? यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर्स while rolled sulfur pieces and coal pieces are poor conductor। इस सेंटेंस को क्लियर करने के लिए हमको फिर से एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। हमको वो एक्टिविटी क्या करनी पड़ेगी कि हमें एक सेल ले लेना है और उस सेल को हमको क्या करना है, उस सेल के ऊपर इस तरह से आप देखें, उस सेल पर
पहले हम अलग और एक बल्ब ले लेंगे और सेल और बल्ब को हम अलग अलग प्रैक्टिकल्स में जाएंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेल में एक आयरन की रॉड को से या आयरन के तार से हम उसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे आयरन वायर से। तो आप क्या देखेंगे कि वो जो आयरन वायर है वो आयरन वायर क्या करेगी, बल्ब को जलाएगी कि नहीं जलाएगी। आयरन वायर बल्ब को नहीं जला पाएगी या कम जला पाएगी, हल्का सा जलेगा। वहीं आप कॉपर वायर लेंगे तो क्या होगा, कॉपर वायर से ये बल्ब पूरी तरह से ग्लो करने लगेगा। लेकिन यदि आप उसमें वुड पीसेस से तार को जोड़ेंगे तो वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसका मतलब है कि where do you find the uses of aluminum and copper wires? Have you seen wires of coal? Definitely not. The property of metal by which it can be drawn into wires is called ductility. क्या है, कॉपर की हमने वायर देखी है, आयरन की वायर देखी है, लेकिन क्या आपने लकड़ी की वायर देखी है? आप कहेंगे कि नहीं सर, हमने लकड़ी की वायर नहीं देखी है। उसी प्रकार से आपने क्या कोयले की वायर देखी है? नहीं, कोयले की भी कोई वायर नहीं होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जिन मटेरियल्स में तार बनाने की क्षमता होती है, जिन मटेरियल्स से हम लंबे तार बना सकते हैं, उन मटेरियल्स में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। दैट इज़ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है आपकी सोनोरस। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स? आपने कभी मंदिरों में लकड़ी की घंटियाँ देखी हैं? कैन यू गिव ए रीज़न? क्या आप बता सकते हैं कि लकड़ी की घंटियाँ क्यों नहीं बनाई जाती हैं? और वहीं आप कहेंगे कि नहीं सर, मंदिर में तो मेटल की या कॉपर की बेल्स होती हैं। तो करेक्ट, द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। तो जब हम देखते हैं ना मंदिर में, हम किसी चीज़ से उस पर मारते हैं तो वो आपको साउंड सुनाई देता है, घंटे का आवाज़ सुनाई देता है। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर इज मेटल। अब मान लेते हैं कि आपके पास दो बॉक्स हैं, एक वुड का है और एक मेटल का है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस? क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा मेटल का है कौन सा वुड का है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको दोनों बॉक्सेस के ऊपर स्ट्राइक मारना पड़ेगा। और जैसे ही आप स्ट्राइक मारेंगे आपको पता चल जाएगा, जिसमें से अच्छी आवाज़ सोनोरस साउंड निकलेगा वो मेटल का होगा और जिससे साउंड नहीं निकलेगा वो वुड का होगा। तो सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दे आर सेड टू बी सोनोरस। जब मेटल रिंगिंग साउंड देती हैं तो हम उसे सोनोरस कहते हैं। द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं मेटल्स के अलावा, जो मेटल्स के अलावा अदर जो मटेरियल्स हैं वो सोनोरस नहीं होते हैं। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि जब किसी मटेरियल से साउंड जनरेट हो तो उसमें सोनोरस की क्वालिटी होगी। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड, लस्चर, malleable, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity। तो हमने इससे क्या देख लिया कि हाँ भाई, जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, उनमें लस्चर होता है
यानी चमक होती है। मेलेबल होते हैं, वो चादर जैसी आकृति में बन सकते हैं। डक्टाइल होते हैं, उनको हम खींच के तार जैसा बना सकते हैं। सोनोरस होते हैं, यानी उनमें से साउंड निकलता है। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, वो उसके अंदर हीट आसानी से चल सकती है। एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से हमको क्लियर हो गया कि जिनमें हार्ड, लस्चर, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी होगी, वो सारे के सारे मटेरियल्स जो हैं वो मेटल कहलाएंगे। द मटेरियल्स विच आर जनरली पोजेज these properties are called metals. The example of metals are iron, copper, aluminium, calcium, magnesium, etc. In contrast, materials like coal and sulfur are soft and dull in appearance. They break down into a powder mass on tapping with a hammer. They are not sonorous and are poor conductor of heat and electricity. These materials are called non-metals. जिनमें वो ऊपर की सारी प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, वो क्या हो जाएंगे? नॉन मेटल्स. द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा. लेकिन यहाँ पर कुछ दो मेटल्स ऐसे हैं हमारे पास में जो ऊपर की सारी प्रॉपर्टीज़ को तो फिल करते हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ को वो फिल नहीं करते हैं. पहला है मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ ए नाइफ. ठीक है, सोडियम और पोटेशियम ऐसे होते हैं जो नाइफ से काटे जा सकते हैं, मतलब ये हार्ड नहीं होते हैं. मरकरी इज ओनली द मेटल विच इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर. ठीक है, तो सोडियम, पोटेशियम और मरकरी ये तीन इनके अपवाद हैं. ठीक है ना, यहाँ पर इनमें बस वो प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं होती है जिस प्रॉपर्टी को हमने बाकी प्रॉपर्टीज़ को देखा था मेटल्स के लिए. नाउ हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. अब केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ से रिएक्ट करवाते हैं, वो मेटल्स अगर किसी चीज़ से कोई रिएक्शन करते हैं तो वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती है. क्या होते हैं? रिएक्शन करते हैं तो वो उसकी क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. यू आर फेमिलियर विद द फिनोमेना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन. आपने देखा होगा कि लोहे में क्या होता है? रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है. रिकॉल द रिएक्शन. अब आप सोचो कि ये रिएक्शन कैसे होता है. Which rust is formed. You had also performed in class 7 an activity of the burning of magnesium ribbon in air. आप देखते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को अगर हम हवा में लाते हैं तो क्या होता है? वो जलने लग जाता है. You had learned that the both the processes oxidize formation take places. ये क्या कहलाती हैं? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कहलाती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ में मैग्नीशियम का रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है और एक कुछ सब्सटेंस अलग बनता है. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम. देखिए, आयरन और ऑक्सीजन, जब आयरन में आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe. आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe. और ऑक्सीजन का O2. और प्लस हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है? वाटर वेपर के रूप में वाटर होता है, H2O. तो क्या हो जाएगा? उसका रिएक्शन होने के बाद में
उसको आपको सोचना है और अगली क्लास में मुझे बताना है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, चलिए अभी मैं बता दे रहा हूँ। Fe और O2 मिल करके और H2O मिल करके Fe2O3 भी बनाते हैं। फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ये दो सब्सटेंसेस बनते हैं। उसी प्रकार से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि अगर हम अपने when copper vessel is exposed to तो इसी प्रकार से जब हम किसी कॉपर के बर्तन में को बाहर रख देते हैं तो क्या होता है, कॉपर के बर्तन को बाहर रखने के बाद वो बर्तन ग्रीन कलर का हो जाता है। When a copper vessel is exposed to moist air for long, it acquires a dull green coating. The green material is a mixture of copper hydroxide CuOH whole twice and copper carbonate CuCO3। क्या क्या होता है इसमें, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। द फॉलोइंग इज द रिएक्शन, कॉपर प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2, CuOH होल ट्वाइस प्लस CuCO3। ठीक है, क्योंकि मॉइस्ट एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, ऑक्सीजन भी होगी और वाटर भी होगा। नाउ रिकॉल ऑल द एक्टिविटीज of burning magnesium ribbon. The ash obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic or basic nature. Is the solution acidic or basic? How do you ascertain this? You must have observed that the red litmus turns blue, so oxide of magnesium is also basic in nature. In generally metallic oxides are basic in nature। मतलब क्या हुआ कि हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन देखा, उसके बाद ये भी हमने को एक केमिकल प्रॉपर्टी मिलती है कि क्या वो एसिडिक है या बेसिक है। तो जब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर को पानी में घोला और पानी में घोलने के बाद उसको लिटमस पेपर उसमें डाला, रेड लिटमस पेपर डाला, तो वो क्या हुआ, ब्लू हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि वो बेसिक सॉल्यूशन बना। तो जितने भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद ऑक्साइड्स बनते हैं वो सारे बेसिक होते हैं। मतलब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के बेसिक बनाती है, बेस बनाती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। When sulfur dioxide is dissolved into water, sulfurous acid is formed। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलोज, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस प्लस H2O वाटर, तो बन गया सल्फरस एसिड H2SO4। द सल्फरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। ठीक है, एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में बदल देता है, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। मतलब नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिड के नेचर के होते हैं, और मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेस के नेचर के होते हैं। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड्स
and bases you have read in the 7th class. Note down their names in the table number 4. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम मेटल होती है ना, ये बेस के नाम है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको इस टेबल में बेस के नाम लिखने हैं और एसिड के नाम लिखने हैं, और उसमें कौन कौन सी मेटल्स होती हैं वो लिखना है। ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। नहीं होने पर अगली क्लास में हम आपको इसके बारे में फिर से बताएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं रिएक्शन विथ वाटर। Let us see how metals and non-metals react with water. You have observed that some sodium react vigorously with water. हमने देखा है, आपने देखा नहीं होगा, देखा है कि जब हम सोडियम को खुले में नहीं रख सकते हैं। सोडियम को हम कभी भी खुले में नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि अगर हम उसको खुले में रखेंगे तो वो हवा के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है ना। जैसे मैग्नीशियम को हम खुले में नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, उसी प्रकार से हम सोडियम को भी नहीं रख सकते हैं। तो अगर हम, इसलिए हम सोडियम को किस में रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं। किस में रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं। और जैसे ही हम सोडियम को बाहर हवा में निकालते हैं, वो हवा के साथ रिएक्ट करके बर्न करने लगता है। Some other metals do not do the so, लेकिन अदर मेटल्स जो हैं वो हवा के साथ रिएक्ट करके बर्न नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट विथ वाटर स्लोली, आयरन पानी के साथ थोड़ा थोड़ा रिएक्ट करता हैगा। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर थ्रू, दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, ठीक है ना। अगर मेटल्स एयर के साथ रिएक्टिव नहीं है तो वो पानी के साथ में रिएक्शन नहीं करेंगी। अगर थोड़ा रिएक्टिव है तो थोड़ा रिएक्शन करेंगी। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव, सो सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। तो जो एयर के साथ रिएक्ट करने वाली मेटल होती हैं, क्या हम उनको पानी में रख सकते हैं? फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज्ड टू एयर। अगर हम उसको हवा में रख दें तो वो आग जल जाएगी। टू प्रिवेंट द contact of the phosphorus with atmospheric oxygen, it is stored in water। इसीलिए फॉस्फोरस को हम स्टोर करके रखते हैं वाटर में। तो हमने देखा कि किस तरह से मेटल्स जो है वो एयर के साथ रिएक्ट करते हैं। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको मेटल्स के एसिड के साथ रिएक्शन के बारे में बताएंगे, मेटल के यूजेस के बारे में बताएंगे, और इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तो तब तक बच्चों जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज करिए, उसका ध्यान रखिए, और अब हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें हम रिएक्शन विथ एसिड और उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।